जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वायर 0.1 पे। जैसा कि आप सबने देखा, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी इकोनॉमी 9 to 12 कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने पिछली सेशंस में देखा कि हमने कैसे 9th क्लास को पूरा कवर किया एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमी को पूरा डिटेल में प्लस पीवाईक्यू के साथ कवर किया। तो हमने अभी तक ये दोनों बुक्सों को कवर कर लिया। आप देख पा रहे होंगे 9th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी, 10th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी, ये दोनों बुक्स हमने कवर कर ली हैं। फाइनली अब हमारी बारी है क्लास 11th की एनसीईआरटी की। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये कोई एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है। अभी अभी तक हमने जो सेशंस लिए उसमें हमने देखा कि एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनडीए सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रही हूँ, आप देख पा रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टॉपिक के जस्ट नीचे हम प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जो उनके कॉन्सेप्ट है उनको भी हम डिटेल में जान रहे हैं। तो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ये आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा। तो आज हमारी क्लास 11th की बारी है, जिसमें हम क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट को प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में हम देखेंगे कि कैसे कौन सा टॉपिक है, उससे कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो सब कवर करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी फाइनली इस बुक की बारी है। आप देख पा रहे होंगे पीपीटी में भी, और मेरे पास हार्ड बुक भी है उसकी। तो आज हम इस बुक को कवर करेंगे। एंड अभी हम सबसे पहले इसका सिलेबस देख लें। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास थी जो हमारी एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 9th की, उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी का सिलेबस प्लस जो आपके यूपीएससी का या फिर एनडीए सीडीएस का या फिर एसएससी रेलवे का, इन सभी एग्जाम में जो इकोनॉमी का सिलेबस दे के रखा है वो भी बताया था। तो डायरेक्ट जो टॉपिक्स हैं वो मैच कर रहे हैं, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स या फिर इंडियन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बाद वाले जो टॉपिक, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या है, स्कीम्स क्या है गवर्नमेंट की, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशंस थे। तो हम इनको ही एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले कवर करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की बारी है। तो हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या है आप देख पा रहे होंगे। यूनिट 1 है आपकी डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस 1947 to 1990। इसके बीच वाला जो भी है, और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस देखे रहेगा। इसके अंदर ये जो टॉपिक्स आपको देख के रखे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेस्ट या फिर फॉरेन, डेमोक्रेटी, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको हम वन बाय वन कवर करते चलेंगे। और इनके जस्ट नीचे जैसे हमने टॉपिक कवर किया एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है ये हमने समझा, जस्ट उसके नीचे हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे कि उस क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि सबको मालूम है कि सबके पास कितना लिमिटेड टाइम है और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी एफकेट का एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हम इसको जल्दी से कवर करते हैं। तो आज हमारी इंडियन इकोनॉमी की 1947 के बाद की को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें दे के रखा है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसके अंदर आपका जाता है पर कैपिटा इनकम, स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इंस्ट्रूमेंट, नेशनल नोटेबल इंस्ट्रूमेटर क्या होता है, ये टॉपिक आपके लो लेवल ऑफ इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था, इनको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है स्टैंडर्ड इकोनॉमी। इसमें आपको टू टू फॉर द 2 century देयर वाज हार्डली फंडामेंटल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिख के रखा है। एंड इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नेम है वो आपके हो जाती हैं दादा भाई नेहरू जी। सबने हिस्ट्री में इनका काफ़ी नाम सुना है। जो इंडिपेंडेंस का टाइम था, जब इंडिया ब्रिटिश से मांग रही थी आज़ादी की, हमें आज़ादी चाहिए, उस टाइम पे ये काफ़ी फेमस नाम था दादा भाई नेहरू जी। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा MVKRV राव, ये भी काफ़ी अच्छा नाम है। इन्होंने काफ़ी मतलब कि परफॉर्मेंस दिखाया उस टाइम पे कि कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपनी इंडियन की एक एक बिल्डअप करना है और उसको एक लेवल पे लेके जाना, और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या, इंडिया वॉज द लेफ्ट विद द बैकवर्ड ऑफ द स्टिग्मा टू लॉपसाइड इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम पहले
कि उस टाइम पे जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे क्या इकोनॉमी थी। तो उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम था, कमर्शलाइजेशन। तो ये जमींदारी सिस्टम, हार्ड वाली सिस्टम, या फिर ये जो जो ये तीन एग्रीकल्चर के जो सिस्टम थे, काफ़ी ज़्यादा इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जिसमें क्या था, लो प्रोडक्टिविटी था उस टाइम पे। अब इसमें बोला है कि एम्प्लॉय ओवर 85% ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्ट एक्सट्रीमली लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन और इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे एक तो सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, उसमें इन्वॉल्व थे, और ऊपर से उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी था, ना कोई ऐसे टूल्स थे, और ना ही कोई इतना हाई इन्वेस्टमेंट था जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इस कारण से उस टाइम पे जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो बहुत ज़्यादा लो था, इसमें यही बताया गया है। एंड उस टाइम पे वर्नेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कभी तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि कभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि अभी उसको कुछ करने के लिए है नहीं किसान के पास, या फिर कुछ ऐसे सीड्स नहीं है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ नहीं है जिससे कि वो अपनी फसल को बचा पाए। और कभी इतने लंबे टाइम तक सूखा पड़ जाता था, और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मशीनें भी नहीं थी कि जिससे कि बोरिंग करके वो अपनी फसल को पानी दे सके। तो एक ये था, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी आ जाता है आपकी उसमें। एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले होती है शिफ्ट फ्रॉम ग्रोइंग अ फूड क्रॉप एंड सेल्फ कंजप्शन ग्रोइंग अ कैश क्रॉप इन। अब मतलब कि उस टाइम पे क्या था, कैश क्रॉप क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझो। जो कैश क्रॉप होती है, कैश से आप समझ जाओ मनी। कैश मतलब मनी, पैसा, जिससे सिर्फ पैसा आ रहा है, जिसको अपन खा नहीं सकते हैं, जो खाने के योग्य नहीं है, जो फूड नहीं देती है अपन को, सिर्फ पैसा देती है। तो उस टाइम पे इंडेगस होता था, कॉटन, जूट, ये ब्रिटिश यही चीज़ करवाते थे। इंडिया की जो लैंड थी ना, उस पर यही सारी चीज़ें करवाई जाती थी। इससे क्या होता था, इससे भूखमरी पड़ती थी, इससे क्या होता था, डिजास्टर आ जाता था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था। जबकि इतनी सारी लैंड है इंडिया के पास, उसके बावजूद भी इंडिया में भुखमरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ और सिर्फ जो कैश क्रॉप्स होती थी उनको ही उगाने उगाने देते थे, या ज़बरदस्ती उगवाते थे। तो सिर्फ ये या तो इंडिया से उगवाते थे, या फिर कॉटन, या फिर जूट, जिससे क्या होता था, वो यहाँ से इंडिया से लेके जाते थे अपनी कंट्री इंग्लैंड, एंड देन उसका कोई भी प्रोडक्ट बना के वापस इंडिया में बेचते थे, और खाने के लिए कुछ उगने ही नहीं देते थे। तो ये आपकी कमर्शियल क्रॉप्स हो गए। एंड आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस 2020 में कि अंडर द जमींदारी सिस्टम हु वाज द एक्चुअल ओनर ऑफ द इंडियन लैंड। इसमें पूछा है कि जो जमींदारी सिस्टम चलता था उस टाइम पे, जो जैसे कि महड़ वाली जमींदारी, ये सिस्टम थे। तो इसमें पूछा है कि जो जमींदारी सिस्टम था उसमें जो लैंड का ओनर कौन होता था। तो आपको इसमें चार ऑप्शन देके गया है कि जो खेत में खेती करता है वो कल्टीवेटर, या फिर ब्रिटिश गवर्नर, या फिर जमींदार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जमींदार, क्योंकि आप नाम से ही समझ रहे होगे कि जमींदारी सिस्टम में तो जमींदार ही उसका ओनर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर एनडीए में पूछा गया है। उसमें पूछा है कि द प्राइमरी आउटकम ऑफ द फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज, क्या था उस टाइम पे। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, आपका बी एक दे के रखा है, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो उस टाइम पे क्या था, शॉर्टेज ऑफ द फूड था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन। उस टाइम पे जो खाने की जो फसलें थी उनका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था, बिकॉज अब मैंने अभी आपको बताया कि कैश क्रॉप्स उगाई जाती थी, उनको गेहूँ चावल उगाने ही नहीं दिया जाता था, बिकॉज उनका जो कंपनी है, उनकी जो इंडस्ट्री है वो सही चल पाए, उनके लिए रॉ मटेरियल हो पाए। एंड अपन आते हैं डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट एंड लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्री ग्रोथ। उस टाइम पे जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन क्यों कर गई थी। इसमें ये पहली बात तो ये कि इससे जब ब्रिटिश नहीं आए थे उससे पहले क्या था, उससे पहले जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें थी वो बाहर विदेशों तक काफ़ी ज़्यादा बिक रही थी। लोग काफ़ी ज़्यादा उनकी आर्ट को, उनकी स्किल को पसंद कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्री एरा आया। इंडस्ट्री एरा में क्या हुआ, ब्रिटिश के अंदर इंडस्ट्रियाँ बनी, जिसमें क्या है, मशीनें आई, मशीनों ने काम करना चालू किया। तो जो एक व्यक्ति एक चीज़ को 1 दिन या 2 दिन लगा रहा है कोई एक प्रोडक्ट बनाने में, और मशीन उसको 2 से 5 मिनट में बना के रेडी कर रही है, इससे क्या हो गया, पहला पॉइंट तो ये हो जाता है जिससे कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो थी वो डिक्लाइन करेगी। एंड दूसरा, इंडिया पर ब्रिटिश कॉलोनी था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो रॉ इंडिया का जो उस प्रोडक्ट होता था उस पर आई टैक्स लगाने लगा। एंड जो रॉ मटेरियल था उसको खरीद के अपने कंट्री में लेके जाकर मशीन से प्रोडक्ट बनवा कर री सेल करने लगा, जिससे एक सेकंड पॉइंट ये हो जाता है जिससे कि हैंडीक्राफ्ट इंडिया की डाउनफॉल में चली गई। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया दोनों। अब आप इसमें देख सकते हैं ब्रिटिश एक्सपोर्ट
टू इंडिया। रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल को यहाँ से लेके जा रहे थे और जो है इंडिया के प्रोडक्ट थे उनको हाई हाई टैक्स लगाने के कारण वो इतना महंगा हो जाता था वहाँ जाते जाते कि लोग फिर खरीदते ही नहीं थे। और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था लोगों को बनाने, मशीन के कंपैरिजन मशीन ज़्यादा बना पा रही थी। इंडिया एक्सपोर्ट फिनिश एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाने लगे। तो ये आपके दोनों पॉइंट्स हो गए जिससे कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन कर गई। एंड ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री, आपको इसमें बताना है कि ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री क्या है। तो ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री आप इनिशियली फेस आयरन स्टील एंड लॉप्सिडाइड डेवलपमेंट क्या था इसमें। स्टार्टिंग 19th सेंचुरी लिमिट कॉटन बॉम्बे अहमदाबाद जूट टेक्सटाइल बंगाल। ये स्टार्टिंग फेज में जो मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुई सबसे पहले कॉटन की और स्टील की इंडस्ट्री थी उनको बनाया गया। सबसे पहले बॉम्बे में बनाई गई, फिर अहमदाबाद में बनाई गई, देन एक जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल में बनाई गई। फिर उसके बाद आता है आयरन स्टील इंडस्ट्री आपकी बनाई थी 1907 के अंदर। टाटा, टाटा का नाम सबने सुना रखा हुआ। तो सबसे जो पहली स्टील इंडस्ट्री थी वो टाटा की थी जिन्होंने बनाई थी 1907 में, ठीक है, जामशेदपुर में गुजरात के अंदर। एंड लॉबस्टिन डेवलपमेंट क्या था इसमें, बोला कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर। फिर ये धीरे धीरे अपने आप में बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्री बनने लगी जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाने जाने लगे और उन्हें सेल करने दिया जाने लगा। अभी आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया है, यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा है द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री वेंचर्ड इन आयरन स्टील। आपको जस्ट मैंने अभी ऊपर ये कवर करवाया, जस्ट इसके नीचे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जो कि एसएससी में पूछा गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1907 में आपकी फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री खोली गई थी। ऐसा भी पूछ लिया जाता है किसकी थी, तो आपको इसमें नाम टाटा का भी रख लेना है याद, कहाँ पर जामशेदपुर। तो ये दोनों पॉइंट आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं, उसके लिए लर्न कर लेना है। What term describe the distractions of the Indian traditional handicraft industry? ये आपकी यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। तो आपको इसमें क्या बोला है इसमें, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो आपका इसमें हो जाएगा लॉप्सी ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। आप जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इन कॉन्सेप्ट को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आप उनको समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको आपको दोबारा से भी एक आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना सकती हूँ उस टॉपिक के ऊपर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड पॉलिसी मोनोपोली कंट्रोल द एक्सपोर्ट सरप्लस। ये क्या था, जैसे कि आपने सुना होगा कि 18th के टाइम पर जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उसने मोनोपोली कर ली थी कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का ही जो मटेरियल है वो बचेगा और इंडिया जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ ब्रिटिश ही खरीदेगा। तो ये एक मोनोपोली बना के रखी थी इंग्लैंड जो ब्रिटिशर थे उन्होंने। तो उसी को आपको पढ़ना है कि ट्रेड के अंदर क्या मोनोपोली बना के रखी थी। तो ब्रिटेन मेंटेन अ नियर मोनोपोली कंट्रोल द इन फॉरेन ट्रेड। एक तो उसने फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल करके रखा था इंडिया। एंड प्राइमरी प्रोडक्ट रॉ स्किल कॉटन, जो मैंने आपको बोला कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उन पर भी उसने इन फिनिश कंज्यूमर गुड, और जो भी उनसे वो लेके जा रहा था रॉ मटेरियल एंड अपनी कंट्री में जाके दिन बना रहा था, जो गुड्स बन रहा था वो अपनी कॉलोनी में वापस आके बेच रहा था। तो मतलब दोनों तरफ से उसने कंट्रोल करके रखा था कि ना तो तुम किसी और से कुछ खरीद सकते हो ना ही अपना रॉ मटेरियल किसी और को दे सकते हो, दोनों ही काम सिर्फ हमसे ही कर सकते हो। तो ये एक मोनोपोली लूपहोल बना के रखा था ब्रिटिश ने। एंड जो टी था वो सिर्फ चाइना के साथ करके रखा था, जितनी भी कॉलोनी कंट्रियाँ थी ब्रिटिश ने ऐसा उनके साथ करके रखा था। ऐसा ही सेम इंडिया के साथ था। ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनाल, आप देख पा रहे हैं इसमें स्विच कैनाल जो स्विच कैनाल थी उसमें क्या था, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट रिड्यूस द सी रूट डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। मतलब कि आपका इधर यूरोप था कहीं, इधर आपका इंडिया है। तो जो स्विच कैनाल थी उससे इंडिया की डिस्टेंस पास पड़ती थी। अगर स्विच कैनाल से अगर ब्रिटेन इंटर नहीं करता तो उसको पूरा अफ्रीका वाला पार्ट ऐसे पैसिफिक ओशन होकर ऐसे इंडियन ओशन में आकर कहीं आकर इंडिया में एंटर करना पड़ता, इतना लंबा एरिया कवर करना पड़ता। तो जो स्विच कैनाल थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उस टाइम पे ट्रेड में, बिकॉज वहाँ से सीधा ऐसे कट लेके यहाँ से सीधा इंडिया के इंडियन ओशन में इंटर करके इंडिया के अंदर अपना ट्रेड कर सकते थे। तो ये स्विच कैनाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है उस टाइम पे, अभी भी करती है। एंड एक्सपोर्ट सरप्लस एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ,
इसके अंदर आपको क्या रखिएगा, एक्सपोर्ट सरप्लस इन मेंटेन द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सरप्लस वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, जो भी आपका एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, इन सारी चीज़ों को देखना और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सके वो उन पर वर्क करना है। तो ये था आपका। ठीक है, अब इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपके CDS में और NDA में। 2023 के अंदर CDS में पूछा है, 2020 के अंदर आपका NDA में पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्विच ओपन विथ बूस्ट ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटिश। जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्विच कैनाल का, तो उसमें बोला कि स्विच कैनाल कितने में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1869 के अंदर स्विच कैनाल ओपन हुई थी ब्रिटिश इंडिया के रूट के लिए। दूसरा आपको बोला है कि लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज द यूज फॉर। इसमें बोला है कि सबसे ज़्यादा कॉलोनी, तो आपको क्या था, इसमें हो जाएगा पेइंग फॉर ब्रिटिश वॉर एक्सपेंसेस, इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन लोकल इंडस्ट्री। तो ये आपके हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आते हैं हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स ऑन एप्स ऑफ 1947 सॉरी। इसमें आपको उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी उसका क्या था, उस टाइम पे सिर्फ 16% लोग, इमेजिनेशन करो, सिर्फ 16% लिटरेरी रेस थी। इतना ज़्यादा ब्रिटिश लोगों ने जो इंडिया की एक टाइम पे US और ब्रिटिश से भी ज़्यादा हुआ करती थी इंडिया की लिटरेसी रेट। और उन्होंने कॉलोनी बनाया, उन्होंने गुलाम नहीं कहेंगे, कॉलोनी एक का मतलब अलग होता है, गुलाम का मतलब अलग होता है। तो उन्होंने कंट्रोल करके रखा हमारी सारी चीज़ों पे। जो लिटरेरी रेस थी एकदम डाउनफॉल चली गई, मतलब सबसे नीचे आ गई। 16% लोग सिर्फ लिटरेरी थे उस टाइम पे इंडिया के, एंड 218 लोग इन्फेंट मोर्टली रेट थे उनका। एंड लाइफ स्टाइल एक्सपेंसिव सिर्फ 32% लोगों के पास थी जो अच्छी लाइफ जी रहे थे, राजा महाराजा की अच्छा खाना अच्छा पीना। बाकी सब लोग गरीब हो चुके थे, हर चीज़ में इंडिया डाउन चला गया था, पढ़ाई लिखाई, इंडस्ट्री, स्किल, हर तरीके से इंडिया की जो रेट थी वो डाउन चली गई थी। एंड फीमेल लिटरेरी रेट 7% थी उस टाइम पे 16 में से। लेकिन अभी जो इसमें 2017 का डाटा देख रखा है, क्योंकि बुक NCERT की पुरानी है, न्यू नहीं है, तो अभी का जो है वो अभी आया नहीं है अभी, क्योंकि अभी कोविड के बाद आना था और अभी तक नहीं हो पाया। तो जब वो रिपोर्ट आएगी तब हम फिर से कवर कर लेंगे उसको। एंड ओवरऑल कंडीशन आपको SSC में 2021 में पूछा गया है, CDS 2019 में पूछा गया है। 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो जस्ट ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अब आते हैं हम सेक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, एग्रीकल्चर 70%। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ अराउंड 7 to 75%, जो उस टाइम पे था ब्रिटिश का इंडिया के अंदर, इंडियन लैंड पर, वो बता के रखा है। 10% इंडस्ट्री था। तो 70% बिकॉज इसलिए था क्योंकि वो वहाँ पे इंडस करवा रहे थे, कॉटन करवा रहे थे, जूट करवा रहे थे, पूरा रॉ मटेरियल जो भी उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए था उस टाइम पे वो करवा रहे थे। तो इसलिए, और इंडस्ट्री इंडिया में नाम मात्र के लिए थी, तो 10% ओनली इंडस्ट्री थी। सर्विस इंडिया की सिर्फ वही लेबर वाला वर्क करवाया जा रहा था, और जो अच्छी थी वो सिर्फ 20% थी। बाकी के लोगों को सिर्फ एग्रीकल्चर में, और उनको बोला जा रहा था कि तुम भाई कॉटन करो, इंडिगो बनाओ, जिससे कि हमारे यहाँ नील की खेती करो, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करें प्रिंट के लिए। ठीक है, और फिर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे वगैरह। जैसा कि देखा कि रेल वगैरह वो उस टाइम पे था, ब्रिटिश रूल ने ही करवाया था। वो हमारी फ़ायदा के लिए या फिर लोगों की हेल्प के लिए नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो अपना जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, तो उसको वो आसानी से कर पाएँ। इसीलिए वो उस टाइम पे जो बजट होता था ना रेलवे का, अभी तक उस टाइम, अभी आई थिंक 2022 में या फिर 21 के करीब पहली बार चेंज हुआ, जिससे कि जो रेलवे बजट होता था उसको एक ही साथ लाया गया। क्योंकि हमारे अंदर वही कॉलोनी टाइम की आदत बन गई थी कि रेल के लिए अलग बजट है और उसके सब के लिए बजट अलग है। वो लोग तो इसलिए अलग लेकर आते थे क्योंकि उसमें उन्हें अपना रॉ मटेरियल लेके जाना था, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने पोर्ट बनवाए, रेलवे स्टेशन बनवाए, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम भी बनवाए, जिससे कि उनका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक जो उनका काम चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, नोटिस एक दूसरे को अच्छे से मिल पाए। ये कोई इंडियंस के लिए नहीं था, ये सब गोरे लोगों के लिए और ब्रिटिश लोगों के लिए था। जो 2023 के अंदर इसमें पूछा
वर्कफोर्स प्रेडोमिनेटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो आपको हो जाएगा 70 to 75%। रेलवे के अंदर बोला है, एनडीए में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा गुड्स फैसिलिटी फॉर ब्रिटिश नॉट ए इंडियन पीपल या फिर पैसेंजर, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए रेल को यूज़ किया था, ना कि लोगों की हेल्प के लिए। लेगेसी ऑफ द कॉलोनी रूल क्या था उस टाइम पे? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री इंडिपेंडेंस वाली, तो इकोनॉमी और हिस्ट्री थोड़ी मिक्स है, क्योंकि हम उस टाइम की ये इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो आपकी पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड इसमें बोला है। देन आपका इसी टॉपिक पे एंड होता है आपका ये सेशन। तो रेलवे का कमर्शलाइज एग्रीकल्चर, मॉनेटरी सिस्टम, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये आपके पॉजिटिव साइड्स हो गए। ये आपकी अभी भी यूज़ हो रहे हैं। एंड स्ट्रेंड इकोनॉमी, क्रिप्स इंडस्ट्री में जो डाउनफॉल में चला गया, वो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो डाउन हो गया, एक्सप्लॉइट एग्रीगेशन सिस्टम हो गया, हैंडीक्राफ्ट पूरा डाउन चला गया। तो ये आपके पॉइंट थे। पॉजिटिव इसमें क्या था इंडिया के लिए, निगेटिव क्या था इसमें इंडिया के लिए, दोनों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इकोनॉमी इंडियन ब्रिटिश टाइम की हमने इस फर्स्ट चैप्टर में कवर की, ठीक है। ये कुछ दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन रूल। तो आपका आई थिंक ये दोनों होंगे, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आपका इसमें बी आंसर होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम। ये तभी लोगों के लिए हो रहा था। प्राइमरी रीजन फॉर द इंडस्ट्री मास पॉवर्टी ऑन ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस क्या था? तो आपका था ये सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय कॉलोनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें जो भी क्लास 11th के अंदर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। एंड देन अब बारी आपके जो पार्ट 1 था आपका ये, एंड पार्ट 2 में आपका सेकंड चैप्टर आएगा। तो आपने सेशन लास्ट तक देखा, उसके लिए थैंक यू। एंड अब बारी आपके नेक्स्ट सेशन की।